कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम गैसों का अणुगति सिद्धांत। इसमें आज हम 2 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, बॉयल का नियम लिखिए तथा बताइए कि यह किन शर्तों पर लागू होता है। तो बॉयल का नियम नियत ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह समतापी प्रक्रम पर लागू होता है। इसके कथन में ही नियत ताप लिखा है और ये लिखते हैं V प्रोपोर्शनल 1/P। तो ये गैस का आयतन उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, और ये कैसा ताप होना चाहिए, नियत। चलिए अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर का। चार्ल्स का नियम लिखिए, सिद्ध करिए कि -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन 0 होता है। तो चार्ल्स का नियम लिखते हैं, नियत दाब पर गैस का आयतन उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये V प्रोपोर्शनल क्या हो गया, T हो गया। अब यहाँ पर दूसरा इसी में पूछा -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन 0 होता है। चूँकि -273 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 केल्विन होता है, चार्ल्स के नियमानुसार ताप कम होने से आयतन भी कम हो जाता है, अतः V बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आदर्श गैस किसे कहते हैं? वह गैस जो प्रत्येक दाब व ताप पर गैस के नियमों का पालन करती है, इसके अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया नहीं होती है, इनका आकार नगण्य होता है, उन्हें ही क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। तो इस तरह से ये है। अब चौथे नंबर के प्रश्न में पहुंचते हैं, गैसों के लिए एवोगैड्रो का नियम लिखिए। तो एवोगैड्रो का नियम है, समान ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन पर अणुओं की संख्या समान होती है। अब हम आ जाते हैं 5वें नंबर के प्रश्न में। तो 5वां प्रश्न क्या कहता है, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लिखिए। तो पढ़ते हैं आंशिक दाब का नियम, समान ताप और समान आयतन पर आदर्श गैसों के मिश्रण का कुल दाब उन गैसों के अलग अलग दाब के योगफल के बराबर होता है। इसको चाहें तो आप सूत्र में भी लिख सकते हैं। ये P बराबर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। यही है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम कि गैसों के मिश्रण में जो कुल दाब होता है उन गैसों के अलग अलग दाबों के योगफल के बराबर होता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, ग्राहम का विसरण नियम लिखिए। तो जब ताप और दाब को नियत रखा जाए तो गैस के विसरण की दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर इसको यदि हम याद रखेंगे तो इतने में सब कुछ बन जाएगा। यहाँ विसरण की दर है और ये रो बना है √ρ, तो ये घनत्व हो गया। तो ये घनत्व का वर्गमूल हो गया, बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको पढ़ेंगे विसरण की दर, ये पढ़ देंगे पहला विसरण की दर, फिर इसको पढ़ देना है गैस का घनत्व, फिर ये रूट लगा तो इसको पढ़ देना वर्गमूल, और ये इसको पढ़ देना है व्युत्क्रमानुपाती। तो विसरण की दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है जब ताप और दाब नियत हो। तो इसे ग्राहम का विसरण का नियम कहते हैं। अब हम 7वें प्रश्न में पहुंचते हैं, परम ताप क्या है? क्या यह ऋणात्मक हो सकता है? दूसरा इसी का अथवा क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या है? क्या इससे नीचे भी ताप का मान हो सकता है? इसी का अथवा गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर परम शून्य ताप की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इन तीनों तरह के जो क्वेश्चन हैं उसका एक ही आंसर है। गैस के आणविक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान वह तापमान है जिस पर गैस के सभी अणुओं की गति शून्य हो जाती है। तो जब गैस की गति शून्य हो जाए जिस ताप पर, उसे ही परम शून्य ताप कहते हैं। अणुओं के वेग का वर्ग माध्य मूल मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए परम शून्य तापमान से नीचे कोई तापमान संभव नहीं हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे के प्रश्न की। 8वें प्रश्न में आते हैं,
गैस को गर्म करने पर उसका ताप क्यों बढ़ जाता है? अणुगति सिद्धांत के आधार पर इसका कारण लिखिए। तो गैसों को गर्म करने पर उसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग का मान बढ़ जाता है। अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस का वर्ग माध्य मूल वेग परम ताप के समानुपाती होता है, जिससे उसका ताप बढ़ जाता है। तो इसको समझ सकते हैं, ये सूत्र है। यहाँ पर ये जो v बार लिखा है ये है गैस का वर्ग माध्य मूल मान वेग, और ये परम ताप के समानुपाती होता है। तो ताप यदि बढ़ाते हैं तो गैस के अणुओं का वेग भी बढ़ जाता है, या वेग बढ़ता है तो ताप बढ़ जाता है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल्ट्जमैन नियतांक क्या है, इसका मान लिखिए तथा इसका महत्व लिखिए। तो सार्वत्रिक गैस नियतांक और एवोगैड्रो संख्या के अनुपात को बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये सूत्र लिखा है, इसी सूत्र को शब्दों में लिख सकते हैं। के बी माने बोल्ट्जमैन नियतांक है, आर है सार्वत्रिक गैस नियतांक, एन ए है एवोगैड्रो संख्या, और ये हो गया अनुपात। तो इसको पढ़ देंगे, सार्वत्रिक गैस नियतांक, फिर इसका नाम ले लेते हैं एवोगैड्रो संख्या, फिर इसका नाम लेते हैं कि अनुपात को बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं। इसका मान कितना है 1.38 × 10⁻³ जूल प्रति केल्विन, इस तरह से है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। ये 10वां प्रश्न है। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT से R का विमीय सूत्र ज्ञात करिए। तो चलिए PV बराबर क्या होता है, RT पहले ये लिख लीजिए। फिर तो R बराबर क्या हो जाएगा, PV/T। इससे हम R का मान निकाल लेते हैं। अब हम बीमा रखते हैं, तो ये P लिखा है, P माने हो गया दाब, और दाब की बीमा ये होती है, ये बीमी सूत्र होता है mL इनवर्स T-1। फिर ये आयतन, तो आयतन का कितना होता है L3, और ये टेम्परेचर का होता है K। अब ये सब हम लिखेंगे, तो m तो एक ही बार है तो m लिख दिए। L को देख लेते हैं, L यहाँ 3 है और यहाँ -1 है, यदि इनको जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद T-1 है तो T-1, ये K जो बटे में है तो K ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस तरह से हम आदर्श गैस समीकरण का विमीय सूत्र, आदर्श गैस नियतांक का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं इससे। 11वां प्रश्न है, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। तो यहाँ ऊर्जा समविभाजन का नियम देख लेते हैं क्या है। इसको मैक्सवेल ने दिया है। साम्यावस्था में परम ताप पर गैस के अणुओं के प्रत्येक स्वतंत्र कोटि की औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है, जहाँ ये जो kB है वो बोल्ट्जमैन नियतांक है, यहाँ पर हम लिख देंगे अलग से। फिर से देख लेते हैं, साम्यावस्था में परम ताप पर गैस के प्रत्येक स्वतंत्र कोटि की औसत ऊर्जा का मान 1/2 kBT होता है, और kB बोल्ट्जमैन नियतांक है। इसके बाद हम इसमें 12वें प्रश्न में पहुंचते हैं। 12वां प्रश्न क्या है, स्वतंत्रता की कोटियां किसे कहते हैं, समझाइए। तो ये स्वतंत्र कोटियां या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, गैस के अणु के स्वतंत्र गति के लिए आवश्यक अक्षों की संख्या को गैस की स्वतंत्र कोटियां कहते हैं। अणुगति सिद्धांत के अनुसार हम पढ़ चुके हैं कि गैस के अणु प्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं और सभी संभव दिशाओं में संभव वेग से गतियां करते हैं। तो जिन जिन दिशाओं में गति कर सकते हैं, जिन जिन अक्षों में गति कर सकते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र कोटियां कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए एक परमाणु गैस की स्वतंत्र कोटियां 3 होती हैं, माने वो x की दिशा में, y की दिशा में, z की दिशा में ये गति कर सकते हैं। इस तरह से वहाँ पर 3 अक्ष हो गए, तो एक परमाणु गैस की जो स्वतंत्र कोटि का मान है वो 3 है। फिर द्विपरमाणुक दृढ़ गैस, इसकी स्वतंत्र कोटियाँ 3 होती हैं, एक तो x y z हो जाएगा और एक ये घूर्णी गति हो जाएगा। तो घूर्णी भी 2 तरह की होती है, या तो हम इधर से घूम जाएं क्लॉकवाइज, या फिर हम इधर से घूम जाएं एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से 2 दिशाएं इसकी भी हो जाती हैं घूमने की। अब तीसरा है द्विपरमाणुक अदृढ़ गैस उच्च ताप पर। तो उच्च ताप पर जो इसका
स्वतंत्र कोटि का मान होता है द्विपरमाणु गैस का, वो 7 होता है। इसमें 3 तो स्थानांतरी हैं, मतलब XYZ में, 2 घूर्णी हैं और तीसरा ये कंपन है। कंपन में कहीं ऊपर कहीं नीचे इस तरह से ये करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 7 इसकी स्वतंत्र कोटियाँ होती हैं। चलिए 13वां प्रश्न अब इसमें हम देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या है, अणुगति सिद्धांत का महत्व लिखिए। तो अणुगति सिद्धांत का महत्व, या हम इससे क्या क्या पता कर सकते हैं। तो यह गैस के ताप व दाब को बताता है कि गैस का ताप कितना हो सकता है, दाब कितना हो सकता है। यह गैस के नियमों और एवोगैड्रो के नियम के संगत होता है। जैसा गैस का नियम कहते हैं उसका यह पालन करता है, या इसके अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के नियम हैं। यह गैस के विशिष्ट ऊष्माधारिताओं की भी व्याख्या करता है। यह गैस की श्यानता, चालन, विसरण क्रियाओं को भी व्याख्या करता है। यह गैस के आकार और द्रव्यमान की माप करता है। इस तरह से अणुगति सिद्धांत के महत्व हैं। अब इसका 14वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि P बराबर 1/3 रो सी स्क्वायर है। ये बार लगा है। इनमें से संकेत का पहले मतलब समझते हैं। P का मतलब दाब है यहाँ, और इस रो का मतलब घनत्व है, और C का मतलब गैस की औसत चाल या गैस का वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। कभी इसको V से भी लिख देते हैं, कभी इसको C से भी लिख देते हैं। तो चलिए इसको सिद्ध करके देखते हैं। 2 लाइन का तो सवाल है। अणुगति सिद्धांत से गैस के अणुओं का दाब। तो अणुगति सिद्धांत से गैस के अणुओं का दाब ये होता है P बराबर 1/3 nmc² बार और V। अब इसके अगले स्टेप में हमने क्या कर दिया है, ये देखिए, इस P को तो मैं ऐसे ही उतार दिया हूँ, ये P ऐसे उतर गया है। 1/3 भी ये इसी तरह से उतर गया है। ये n लिखा है, ये भी उतर गया है। अब यहाँ पर जो नहीं लिखा है वो m/v नहीं लिखा है। तो द्रव्यमान गुणे आयतन बराबर क्या होता है, घनत्व। इसलिए उसकी जगह पर जहाँ पर ये आया है m/v, ये देख लीजिए, इसको हमने क्या लिख दिया, रो। और रो का मतलब उसका क्या हो गया, घनत्व। इसके बाद C बार है तो पूरा उसी तरह से उतार दिए। तो ऊपर और नीचे के सूत्र में कुछ अंतर नहीं करना है, केवल m और v को हटा करके रो लिख देना है, क्योंकि द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व होता है। अब यदि हम यहाँ 1 मोल गैस के लिए बात करें तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, इस n का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमको सिद्ध करना है, हम इस तरह से अणुगति सिद्धांत के दाब वाले सूत्र से इसको सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद। कल जो है इसके जो 3 नंबर के वीडियो होंगे उसको हम इसमें डालेंगे। थैंक यू।